एग्जैक्टली ये तो चूंकि जब जिस दिन ये फैसला लिया गया तो ऐसा लगा कि उनकी सरकार ने अपने सेंट्रल बैंक के अगेंस्ट में यू टर्न ले लिया, जब उन्होंने टैक्स कट भी किया उसके बाद फिर बैंक ने अगले दिन कर दिया और फिर उन्हीं के यहाँ के इकोनॉमिस्ट इसकी क्रिटिसाइज भी करने लगे। ये तो बहुत ही अजीब सी एक स्थिति हुई थी। फिर सर आप कुछ इंटरवीन करना चाह रहे थे बीच में। इंटरव्यू का आंसर उन्होंने दे दिया कि इंडिया का इन्फ्लेशन इज स्टिल अंडर कंट्रोल। हाँ। और ये एक सेकंड चीज कि ये जो आरबीआई का पॉलिसी स्टेंस खाली इन्फ्लेशन के लिए नहीं है, बिकॉज जबकि वर्ल्ड की बैंक जब रेट का बॉन्ड के और सबके अगर बढ़ा रही है तो इंडिया को भी एक मैच करने के लिए बढ़ाना पड़ता है। इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। और मेरा ये नहीं मानना कि इसका डायरेक्ट इन्फ्लेशन कट है। इन्फ्लेशन का काफी जो हमारा फूड इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी चीज है कि जो इज ऑल्सो डिपेंडेंट, जो मैंने पहले बताया, ऑन मॉनसून एंड दिस फैक्टर्स। और अभी तो फूड इन्फ्लेशन मेरे हिसाब से कम होने वाला है। तो मैं तो उनसे अग्री करता हूँ कि ये अल्टीमेटली इन्फ्लेशन इंडिया का एक आज मेरे हिसाब से बाकी कंट्रियों से ज्यादा कंट्रोल में है टू दैट एक्सटेंट। ओके, मनीष डांगी सर, ये जो बात अभी सुमित ने कही कि यूके एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है जो वहाँ पे हो रहा है, इस पर अगर आप और थोड़ी रोशनी डाल सके और अगर इसको आप एक्सप्लेन करना चाहें तो। नीरज, एक्चुअली एक स्टेप पहले कि जो इंडिया ने जो सबसे अच्छा किया है और उसको हमको जिसको सेलिब्रेट करना चाहिए, वो प्रिसाइसली ऑपोजिट है कंसेंसस व्यू के, कि हमने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है या हमने बहुत तेजी से रिकवर किया है। हमने वो नहीं किया है, उसकी वजह से आज हम यूके वाले सेटअप में नहीं है। हमारा आज रूरल इंडिया का वेज ग्रोथ 3 साल बैक टू बैक बुरा है और अभी भी 4% पे है। नॉन एग्री टू व्हीलर जो है अभी भी 3 साल पहले से 14% कम बिक रहे हैं। आईआईपी बेयरली ऊपर है। तो क्योंकि हमारी इकोनॉमी में हमारे पॉलिसी मेकर्स ने, न्यू दिल्ली और मिंट स्ट्रीट दोनों ने मिलकर के अंडर स्टिमुलेट किया। और अब आरबीआई ने पिछले 6 महीनों में बड़ी तेजी से इंटरेस्ट रेट्स को इफेक्टिवली ऑलमोस्ट 250 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया। अगर आप 3.35 के रिवर्स रेपो से आज के 5.90 तक लेके तो प्री कोविड से ऑलमोस्ट ऊपर चले गए हैं। सॉरी, प्री कोविड से ऊपर चले गए थोड़े से। हाँ मतलब, लेकिन हमने टोटल डेल्टा जो है नीरज, इंटरेस्ट रेट का मूव का, आप किसी भी इमर्जिंग मार्केट के काउंटर पार्ट्स को देख लो, उससे बड़ा मूव किया आउटसाइड ऑफ रशिया एंड टर्की, है ना। तो बिकॉज हमने अंडर स्टिमुलेट किया है और बड़े तेजी से ग्रोथ को स्लो करने की कोशिश की है, उसकी वजह से आज जो यूके में प्ले आउट हो रहा है वो हमारे यहाँ प्ले आउट नहीं हो रहा है। आज यूके में इसलिए हो रहा है क्योंकि जो न्यू गवर्नमेंट है उन्होंने एक इम्पॉसिबल डुअलिटी को प्ले करने की कोशिश की कि जब इन्फ्लेशन है उस वक्त फिस्कल लार्जेस्ट को इंट्रोड्यूस किया, टैक्स कट्स को इंट्रोड्यूस किया, तो ऑफकोर्स उनकी करेंसी में रन आ गया। अब क्योंकि वो एक डेवलप्ड कंट्री है तो वो उनकी करेंसी पे रन कन्वर्ट होता है इंटरेस्ट रेट हाइक में। लेकिन अगर सेम चीज अगर इमर्जिंग मार्केट में होता है, जैसे हमारे यहाँ अगर हो जाए, तो वो क्रेडिट क्राइसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो 2013 में टू अ सर्टेन एक्सटेंट फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में इंक्लूडिंग इंडिया में हमने देखा था। तो मेरे ख्याल से जो सेलिब्रेट करने की बात है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स ने 2013 से एक बहुत बड़ा लर्निंग लिया है कि जब ग्लोबल मैक्रो खराब हो जाए तो उस वक्त अपना कई बार बात हुआ है कि आप दुबक के बैठे रहो, कुछ मत करो, रेस्ट्रेन करो, ग्रोथ की फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये जो सेलिब्रेटरी टोन्स है कि हम बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, वो गलत है। हमने नदी को मतलब बांधा है, मतलब ऐसा बाढ़ जैसा ग्रोथ नहीं हुआ है। दैट्स द ओनली पॉइंट आई वांटेड टू मेक हियर। अरे आपकी बात से मुझे एक ऐड याद आ रहा है कि एक चॉकलेट का ऐड आता है जिसमें वो लड़का मदद नहीं करता, तो उसको ये कहा था कि कुछ ना करना भी कई बार अच्छा होता है, कि आप कुछ नहीं किया आपने, बहुत तो ठीक किया आपने। इसलिए यूके जैसी स्थिति जो बनी है वो नहीं होती कि आपने इतना ज़्यादा खा लिया कि अब आपको लूज मोशन हो रहे हैं और आपके फूड पॉइजनिंग हो गया, तो थोड़ा भूखे रह लिए हम लोग, ये आप कहना चाह रहे हैं। टक्कर सर, जो बात जो कंसर्न अभी सुमोदा ने कही या मनीष कह रहे हैं कि ये एक बड़ी रिस्क हो सकती है, लेकिन हमने कुछ कम किया तो आज हमारे वो बेनिफिट में खड़ा हो रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आगे जाते हुए हमारे सामने अपने डोमेस्टिक लेवल पे कंसर्न है, जैसे गवर्नर साहब ने भी रखा, बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं कि एक फूड इन्फ्लेशन का चैलेंज हमारे पास हो सकता है आगे जाते हुए। नहीं, देखिए, अगर आप देखें तो पिछले जो 1 साल में जो इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन एक मेजर रहा है इशू, तो कोई डाउट नहीं है। और आज गवर्नर साहब ने भी उस पर एम्फेसिस दिया है। तो ये फूड इन्फ्लेशन, लेकिन अभी मैं स्टिल कहूंगा कि कंट्रोल में है ओवरऑल पोजीशन को देखते हुए। तो अगर ये कुछ ज्यादा बढ़ता है तो ये कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है। बट अभी जिस लेवल पे है और जो रिजर्व बैंक ने ये स्टेप्स लिए हैं और जो उम्मीद की जा रही है कि अभी ये कंट्रोल में आ जाएगा,
इन द सेंस कि और आगे नहीं बढ़ेगा, थोड़ा शायद कम ही होगा। तो अगर ये हम वो कर पाते हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारी इकोनॉमी कि जो ये इन्फ्लेशन का जो एक मेजर इशू है, जो कि पूरी वर्ल्ड जिसको अब फेस कर रही है, उसको काफी अच्छी तरह हमने झेला भी है और फ्यूचर में भी उसको झेल पाए। तो मेरा अपना मानना ये है कि फूड इन्फ्लेशन कंसर्न है, रहेगा। अगले आई थिंक 6 महीने इसके लिए क्रूशल रहेंगे और होपफुली अभी जो इस बार मानसून भी ठीक रहा है और जो खरीफ की फसल है वो भी ठीक आएगी, तो उसको मद्देनजर देखते हुए होपफुली आई थिंक कंट्रोल में रहेगी। लेकिन अगर बढ़ती है तो इट विल डेफिनेटली बी अ कॉज ऑफ कंसर्न। वो हमारी एक ग्रोथ को या फ्यूचर जो हमारे जितने प्रोजेक्शंस हैं उसको अफेक्ट कर सकती है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि आगे महंगाई कैसे और हमारे यहाँ बढ़ सकती है। जैसे एक तो एनर्जी प्राइसेस और बढ़ने वाले हैं, नेचुरल गैस के प्राइसेस रिवाइज होंगे, कम से कम 30, 35, 40% तक के प्रोडिक्शंस तो अभी से हैं। इसके साथ ही जो क्रूड है वो तो अपने हाई लेवल पे चल ही रहा है। गवर्नर साहब खुद कह रहे थे अगर ये सस्टेन कर गया इसी लेवल पे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी हमारी। दूसरा, आप देखिए अभी एक छोटा सा ही कदम हुआ लेकिन उसका असर बड़ा होगा कि रेलवे ने पीक सीजन पे सरचार्ज लगा दिया 15% का। कोक छोड़ के बाकी सब चीज़ों पे फ्रेट चार्जेस बढ़ा दिए। 15% काफ़ी बड़ी है, पिछले बार प्री कोविड 12% थी, इस बार 15% सीधे उसमें लगाया गया है। फूड प्राइसेस एलिवेटेड है, गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है कि अभी 2-3 महीने और एलिवेटेड रहेंगे, राइस वगैरह ये सब चीज़ें, और सरकार ने 3 महीने के लिए अपनी वो फ्री स्कीम को कंटिन्यू करा दिया है। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जो इन्फ्लेशनरी मूव्स ले रहे हैं यहाँ पे। और मैं आपको ग्राउंड चेक बताऊँ तो जो रिसेंटली चंडीगढ़ की बैठक में जीएसटी कई चीज़ों पे बढ़ाई गई थी, उसमें कुछ ऐसी चीज़ों पे भी जीएसटी बढ़ा दी गई जिससे रियल एस्टेट पे इम्पैक्ट आ गया। जैसे ब्रिकफील्ड पे बहुत जीएसटी लगा दी गई और उसको एनालाइज करके काफ़ी लगा दिया गया, तो यूपी वगैरह में तो हड़ताल पे चले गए हैं सारे लोग। तो क्या ये एक आशंका, मेरी शर्मा जी आपसे सवाल है, सही है कि बहुत सारे ऐसे पॉकेट हैं जो सुलग रहे हैं, वो कभी भी बड़े हो सकते हैं और फिर हमको लगेगा अचानक से अरे यहाँ तो मिस कर गए, ध्यान ही नहीं दिया था? देखिए, मैं आपके जो कंसर्न है उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही प्लेन कंसर्न है जो आपने रखे हैं, लेकिन इनके पीछे बहुत बड़ी और भी धारणाएं हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम इन्फ्लेशन को देखें, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने अपने प्रयत्न किए हैं और उधर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने प्रयत्न किए हैं, जो कि एक्साइज ड्यूटीज़ को रैशनलाइज किया था। तो इन्फ्लेशन अपना पीक कर चुका है, इन्फ्लेशन अप्रैल और मई में पीक कर चुका है, जो मैंने पहले भी बताया। और अभी आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन और डिसलिरेट होगा, क्योंकि एक तो बेस इफेक्ट है जो वो फेवरेबल नहीं रहेगा। क्योंकि पहले क्या था कि जो 20 और 21 का जो लो बेस इफेक्ट था, उसकी वजह से इन्फ्लेशन आगे वापस बहुत ही हायर ट्रैजेक्टरी में चला गया, जो कि एक तो डिमांड भी वापस रिजुविनेट हुई और दूसरा उसको लो बेस इफेक्ट मिला। अभी जो लो बेस इफेक्ट है वो नलीफाई हो गया है, बेस हाई हो गया है, तो इन्फ्लेशन आने वाले टाइम में इतने हायर रेट पे नहीं सस्टेन कर पाएगा। ये बात तय है कि इन्फ्लेशन को आने वाले दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक और सॉफ्टन होके एक नॉर्मल ट्रैजेक्टरी में आ जाना है। ये बात जो है हमारा मानना है। और दूसरा, जैसे आपने कहा कि जो फ्री जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन है उससे कोई ऐसा चैलेंज आ सकता है, वो भी कोई ऐसी धारणा नहीं है कि जिससे इन्फ्लेशन के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि उसे जो फ्री बांटने का मतलब है कि आप प्राइसलेस लोगों को दे रहे हैं, तो वो सरकार के पास अपने भंडार है, तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि परचेज करते हुए प्राइसेस और ऊपर चले जाएंगे तो उसका सीधा असर इन्फ्लेशन के ऊपर आ जाएगा। और तीसरा, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हम बात डिमांड की करते हैं, डिमांड के ऊपर हम ये बात कर रहे हैं कि जी प्राइसेस, जो आरबीआई ने अपना इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया, फिर भी जो डिमांड है वो काफ़ी तेज़ी से है रियल एस्टेट में, या फिर और जो जैसे हम व्हीकल्स में देखें, तो उसका कारण ये है कि लोगों में एक वापस कॉन्फिडेंस का माहौल बना है। क्योंकि डिमांड हमेशा लिक्विडिटी ड्रिवन नहीं होती है, डिमांड के और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जो 2 साल से डिमांड रुकी हुई थी अनसर्टेनिटी की वजह से, जिसमें लोग बिल्कुल ये सोच नहीं पा रहे थे कि आने वाले टाइम में कोविड कब जाके ख़त्म होगा, क्या वापस जो जॉब मार्केट है वो सस्टेन कर पाएगी, क्या जो नई जॉब्स हैं वो क्रिएट होंगी, या क्या जो बिजनेस एक्टिविटी है वो वापस फुल स्विंग में आएगी। तो सब चीज़ें अब जो कन्फ्यूजन्स थे, जो अनसर्टेनिटी थी, वो लगभग ख़त्म हो चुकी हैं, जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस बना है। डिस्पाइट द हाई रेट्स, दे आर परचेजिंग द व्हीकल्स, दे आर परचेजिंग द हाउसेज। अभी उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आगे नहीं आया है, क्योंकि अभी वो लिक्विडिटी ड्रिवन नहीं है, वो सेंटीमेंट ड्रिवन हो गई है चीज़। और लोगों का ये रुझान काफ़ी देर तक बना रहेगा, जिनके जो
जो अटके हुए थे, जो घर खरीदने से, कार खरीदने से, व्हीकल खरीदने से, वो अभी वापस अपना उसी ट्रैजेक्टरी में अपनी अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको खरीद रहे हैं। और तीसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि जो इंटरेस्ट रेट कैसे इफेक्टिव है, इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट है जो हमें दिखाई दे रहा है, इंटरनेशनली भी हमें दिखाई देगा। भले ही एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में कुछ अभी कमी है कि वो अपना इन्फ्लेशन पीक से नीचे नहीं लेके आ पा रहे हैं, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था ने उसको बहुत अच्छे से टेम किया है। हम पीक से काफ़ी नीचे आ गए हैं, आने वाले टाइम में और डिसलिरेट करेंगे। और आगे का पॉइंट है कि आने वाले टाइम में इकोनॉमी कैसे मूव करेगी। वी विल रिमेन इन दी हायर ट्रैजेक्टरी, क्योंकि हमारी जो सरकार की रिफॉर्म्स की हैं वो अभी उनका भरपूर नतीजा तो आना बाकी है। हमें तो पहले ही इन्फ्लेशन ने घेर लिया। जैसे ही हम वापस एक हायर ट्रैजेक्टरी की तरफ गए तो अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम पे रशिया यूक्रेन का युद्ध हो गया और हमारे जो प्लान्स थे वो काफ़ी इम्पैक्ट हो गए। हमारी जो डिमांड है उस तरीके से नहीं उभरी है जो होनी चाहिए थी। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो रिफॉर्म सरकार ने की है उनके अभी भरपूर नतीजे आने बाकी हैं और हमारी जो ग्रोथ है और एस्केलेट होगी। हम ये नॉर्मल कंडीशंस होते ही जैसे इन्फ्लेशन थोड़ा और सॉफ्टन होगा और ये जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट से और स्टेबलाइज होगी तो हम आगे एक डबल डिजिट ग्रोथ में जाने की चेष्टा रखते हैं आने वाले जो वित्त वर्ष है या उसके आसपास। तो हमारा जो ग्रोथ है बहुत अच्छे से रिजिविनेट होगा। जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो एमएसएमईज हैं, जो सरकार ने उनके लिए बहुत रिफॉर्म्स की हैं, वो अच्छे रेट पे ग्रो कर रहे हैं। अगर उनके हम ग्रोथ रेट से देखें, डिस्पाइट दी ग्लोबल हेडविंड्स, डिस्पाइट दी सो मेनी प्रॉब्लम्स, दे आर इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। उनका जो आगे जो बिजनेस सेंटीमेंट है काफ़ी पॉजिटिव है। जो हमारे पास इंडस्ट्री बॉडी में जो अनुमान आते हैं, जैसे कि हमें जो स्टार्टअप्स हैं, जो एमएसएमईज के जो माइक्रो यूनिट्स हैं, जो मीडियम साइज कंपनीज हैं, वो बताते हैं कि उनके लिए अभी काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ खुले हैं आगे व्यापार करने के। और जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं उनसे वो कनेक्ट हो रहे हैं, जिससे कि आपने देखा होगा एक्सपोर्ट फिगर भले बहुत अच्छे से ग्रो किए हैं और हमारा अनुमान है कि इस साल भी हम बड़े अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, भले ही बहुत सारे हेडविंड्स अभी हम देख रहे हैं।